नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। तो मित्रों, आज हम फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करते हैं। और जब उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करते हैं तो हमें पश्चिम बंगाल के चुनाव की याद आती है। चुनाव से ठीक पहले वहां बड़े पैमाने पर दल बदल हुआ था। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता, सांसद, विधायक, मंत्री भाजपा में शामिल हुए थे, बड़ी तादाद में हुए थे। हवा ऐसी बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर के आएगी। लेकिन हुआ क्या? भाजपा 294 सीटों के सदन में 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, 77 पर अटक गई, जो सदन का 1/4 के आसपास ही बनता है। अब वैसे ही हवा उत्तर प्रदेश में भाजपा से बड़े पैमाने पर दल बदल करवाकर सपा के पक्ष में बनाई जा रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि सपा को फायदा नहीं होगा, पर उतना ही होगा जितना भाजपा को बंगाल में हुआ था। भाजपा वहां 3 सीटों से 77 पर पहुंच गई थी, तो सपा भी 47 से बढ़कर ज्यादा से ज्यादा 100 हो जाएगी। सपा ने पिछला चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था। प्रशांत किशोर चुनाव के रणनीतिकार थे। आपको खाट रैली याद होगी, जिसमें किसान बाद में खाट लूट कर ले गए। और इस गठबंधन के बावजूद, एक बड़ा माहौल बनाने के बावजूद, जैसा आज सपा के पक्ष में बनाया जा रहा है, पिछली बार सपा और कांग्रेस के गठबंधन के पक्ष में बनाया गया था। और सपा को 47 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। 7 और 47 कुल मिलाकर 54 सीटें। सपा को 21.7% वोट मिला और कांग्रेस को 6.25%, कुल मिलाकर के 28%। जबकि अकेले चुनाव लड़ने वाली बसपा को सपा से ज्यादा 22.23% वोट मिल गए थे। हालांकि सीटें सिर्फ 19 ही मिली थी। जबकि भाजपा को अकेले 39.67%, जो 40 के आसपास वोट मिल गए, और सीटें मिली 312। ये आंकड़े मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उस समय ओपिनियन पोल त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी कर रहे थे। सपा की सरकार थी और उससे पहले मायावती की सरकार थी, और 2017 में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी कर रहे थे सारे ओपिनियन पोल। इसलिए हवा और ओपिनियन पोल का कोई मतलब नहीं होता, जमीनी हकीकत कुछ और होती है। चलिए मतलब की बात करते हैं। यूपी में पिछली बार भाजपा जीती क्यों थी और इस बार सीटों में कितना अंतर आ सकता है? पिछली बार भाजपा इसलिए जीती थी क्योंकि अगड़ी जातियों के साथ गैर यादव ओबीसी अखिलेश के खिलाफ हो गए थे, और गैर जाटव दलितों ने भी मायावती को वोट नहीं दिया था। सारी अगड़ी जातियां, गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित, ये सब भाजपा के साथ आ गए थे, और 40% के आसपास भाजपा को वोट मिला, 312 सीटें। जो लोगों को उस समय समझ नहीं आ रहा था, 2019 के लोकसभा चुनाव में तो यह समीकरण और ज्यादा मजबूत हो गए थे। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 50% वोट हासिल करके सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया था। अब आप देखिए, 2017 में 22% वोट मिले थे बसपा को, और 28% वोट मिले थे कांग्रेस बसपा गठबंधन को। कुल मिलाकर के कितना हुआ? 50%। तो समीकरण यह बनाया गया कि अगर तीनों इकट्ठे हो जाएं तो भाजपा को हराया जाएगा। भाजपा के 40% वोट है, 10% अन्य को जाएंगे, बसपा, कांग्रेस और सपा मिलकर के 50% हो जाएंगे।
और हुआ क्या? सुपड़ा साफ हो गया, तीनों दल मिलकर लड़े। सपा और कांग्रेस बसपा मिलकर चुनाव लड़कर भी भाजपा को हरा नहीं पाए और समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई। बसपा को जरूर 9 सीटें मिली, उसके जो जाटव वोट थे उसके साथ मुस्लिम वोट मिले और यादव वोट मिले, कुछ गैर यादव ओबीसी भी मिला और उसको फायदा हो गया, वो 9 सीटें जीत गई। कांग्रेस तो सिर्फ 1 सीट सोनिया गांधी की सीट पर सिमट गई। उनका बेटा कांग्रेस का उस समय का अध्यक्ष राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव हार गया और इसलिए बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया। मुलायम सिंह यादव परिवार से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल हार गई। चचेरा भाई धर्मेंद्र और अक्षय दोनों हार गए, मुलायम और अखिलेश ही जीत पाए। इसलिए हुआ था क्योंकि सपा, कांग्रेस और बसपा के एक साथ आने से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो गया था। यह इसलिए हुआ। इन सभी दलों के अपने अपने जातीय वोटों के साथ सिर्फ मुस्लिम वोट बचा रह गया। दूसरी तरफ सारा हिंदू वोट एकजुट हो गया, जिसमें स्वर्ण हिंदू, गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित भी शामिल था। जब हम ओबीसी और दलित की बात करते हैं, अनुसूचित जाति की बात करते हैं, तो वे भी हिंदू का ही हिस्सा हैं और वो हिंदू सारे एकजुट हो गए, ध्रुवीकरण हो गया। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में फर्क सिर्फ इतना है कि सपा, बसपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भाजपा का मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। पिछली बार सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, बसपा अलग लड़ रही थी, भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। बस अंतर सिर्फ इतना है और कुछ नहीं। और मीडिया हवा यह बना रहा है कि सपा जीत रही है। उसके कारण बता रहे हैं। कारण यह बता रहे हैं कि योगी क्योंकि राजपूत जाति से आते हैं और भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया है और पूरे प्रदेश में राजपूतों की संख्या तो सिर्फ 7.5% है, उससे ज्यादा तो ब्राह्मण है जो 10-11% है। बाकी अगड़ी जातियां मिलाकर भी कुल जातियां सारी मिला लें, बनिया और ये जो भी हैं, तो 21% बनते हैं अगड़ी जातियां। और क्योंकि उन्होंने योगी को चेहरा बना दिया है, ओबीसी को चेहरा नहीं बनाया है, इसलिए भाजपा हार रही है। और यह कहा जा रहा है कि 21% अगड़ी जातियों में भी ब्राह्मण योगी से नाराज हैं। हालांकि यह नाराजगी कभी सामने आई नहीं। ये जो भाजपा विरोधी तबका है वो बार बार इस तरह की हवा फैलाता है कि योगी ने ठाकुर राज शुरू कर दिया है और ब्राह्मण उससे नाराज है। ना तो अगड़ी जाति का कोई नेता भाजपा छोड़कर गया है और अगड़ी जातियों का सबसे बड़ा मुद्दा अमन और शांति होता है, जिसमें योगी सरकार का यूएसपी सबसे अच्छा रहा है। इसलिए अपना मानना है कि अगड़ी जातियों के वोट भाजपा को उतने ही मिलेंगे जितने 2017 में मिले थे, क्योंकि अगड़ी जातियों के वोट भी बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बढ़ते नहीं है, एक मुश्त नहीं जाते। जैसे लोकसभा चुनाव में गए, विधानसभा चुनाव में बढ़ते हैं, क्योंकि ब्राह्मण कार्ड मायावती भी खेलती है और ब्राह्मण और दूसरी जातियों के कैंडिडेट अखिलेश यादव भी देते हैं। पर धारणा यह बनाई जा रही है कि ब्राह्मण भाजपा को वोट देंगे ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। भाजपा के भी ब्राह्मण उम्मीदवार होंगे। और मैंने बताया कि अगड़ी जातियों का मुख्य मुद्दा जो होता है वो अमन शांति होती है, गुंडा राज से मुक्ति होती है, उनकी बहु बेटियां सुरक्षित रहें, यही होती है। और इसमें जो योगी का यूएसपी है वो सबसे अच्छा है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी आदि के साथ गैर यादव ओबीसी समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं, यह कहा जा रहा है। इसलिए अखिलेश यादव का पलड़ा भारी हो गया है।
लेकिन अब जरा जातियों को भी बारीकी से समझ लें। पहली बात तो यह है कि मौर्य जाति का सबसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य है, न कि स्वामी प्रसाद मौर्य है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ा नेता होता तो उसका बेटा लगातार 2 बार चुनाव कैसे हार जाता? उसकी बेटी भी बदायूं में लोकसभा चुनाव जीती तो सिर्फ भाजपा की टिकट की वजह से जीती। इसी तरह दारा सिंह तो खुद 2014 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारे थे। जब उन्हें लगा कि बसपा में रहकर उनका अब कुछ नहीं हो सकता तो वे भाजपा में गए। स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी खुद की सीट बचाने के लिए बसपा छोड़कर भाजपा में गए थे। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह या धर्म सिंह सैनी प्रदेश में गैर यादव ओबीसी वोट के ठेकेदार नहीं है। यह बात मूल है, इसको समझना जरूरी है। हवा बनाने से कुछ नहीं होता। अब आपको ओबीसी की हकीकत बता देते हैं। कुल ओबीसी 52% हैं, यानी बहुमत उत्तर प्रदेश में ओबीसी का है। उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, वे सबसे भारी हैं। लेकिन इनमें यादव तो सिर्फ 10% ही हैं। दूसरी बड़ी पिछड़ी जाति कुर्मी है, जिसके 7% वोट हैं। अनुप्रिया पटेल का अपना दल इसी जाति का प्रतिनिधित्व करता है और अपना दल भाजपा के साथ गठबंधन में है। भाजपा ने उसे गठबंधन में 14 सीटें दी हैं। इसके बाद कुशवाहा, मौर्य और शाक्य हैं जो 6% हैं। मौर्य के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि उसके सबसे बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है। और इसके बाद लोध आते हैं जो 4% हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लोध जाति से आते थे। लोध हमेशा से भाजपा के साथ ही रहे हैं। कल्याण सिंह का बेटा भी भाजपा में ही है। इसके बाद निषाद, मल्लाह, कश्यप, केवट आते हैं जो 4% हैं। जैसे लोध 4% हैं, इसी तरह ये निषाद भी 4% हैं। इन जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली निषाद पार्टी का भी भाजपा से गठबंधन है। उसने समझौते में 15 सीटें दी हैं। भाजपा ने निषाद पार्टी को 15 सीटें दी हैं। अब आप खुद सोच लो कि जाति समीकरणों में सपा भाजपा से कितना आगे है। ये हवा और ये ओपिनियन पोल सच नहीं है। सच जनता पोलिंग बूथ पर बताएगी और वो साफ नजर आ रहा है कि पलड़ा अभी भी योगी का भारी है और ओपिनियन पोल अभी भी योगी का पलड़ा भारी बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पिछली बार उनसे चूक हुई थी, इस बार ना हो। मित्रों, नई समीक्षा लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अगले वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।